अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग थीम 8 में हम ज़मींदार्स, पीजेंट्स एंड द मुगल स्टेट की बात कर रहे हैं, 16th and 17th century. Now in a previous lecture we discussed about the village artisans, what were the different crafts prevalent in the 16th and 17th century, as well as we trace out the role of women in the agrarian and the artisanal society. Now today we are going to discuss about the forest and the role of forest in the 16th and 17th century, as well as we'll be looking around the different productions or different outputs for the society, for the Mughal empire in general. Now अगर हम बात करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने अब तक जो है सेडेंट्री लाइफ की बात की है. नाउ आई होप कि आप जो इस नाम से वाकिफ़ हों, सेडेंट्री. नाउ सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो हम देखते हैं, सेडेंट्री एग्रीकल्चर भी हम कह सकते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक ही जगह पर आप एग्रीकल्चर करते हैं. नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द अर्लियर लेक्चर्स विच वी टॉक अबाउट, वहाँ पर हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की, सेडेंट्री एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे. सेडेंट्री एग्रीकल्चर क्या है? जो भी लैंड आपके पास है दैट इज कंटिन्यूसली बीइंग यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. नाउ ये जो सेडेंट्री एग्रीकल्चर है ये सेडेंट्री सोसाइटीज़ में ही होता है. नाउ सेडेंट्री सोसाइटीज़ क्या है? सेडेंट्री सोसाइटीज़ आर दोज हु आर लिविंग इन अ सिंगल प्लेस. वो ज़्यादा मूव पे नहीं होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव पे, जैसे हम देखते हैं इट इज़ समवट, हम कह सकते हैं अपोजिट टू द ट्राइबल लाइफस्टाइल जो हमारे पास होते हैं ना, नोमैडिक लोग जो होते हैं उनकी लाइफस्टाइल के अपोजिट है. अब नोमैडिक लोग जो हैं वो सेडेंट्री लाइफ तो ऐसे नहीं इख्तियार करते हैं, वो एक ही जगह तो नहीं रहते हैं, बल्कि डिफरेंट वो हमेशा मूव पे रहते हैं. इस वजह से वो, जिसको हम दूसरा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं. नाउ सेडेंट्री एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग. नाउ सेडेंट्री एग्रीकल्चर तो यू नो सेडेंट्री एग्रीकल्चर एक ही जगह होता है. नाउ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? दैट इज अगर आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में आपने एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड चूज किया है फॉर एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर फॉरेस्ट्स में क्या होता है, वहाँ पर ऐसे आपको लैंड अवेलेबल नहीं होता था. तो लैंड अवेलेबल करने के लिए व्हाट दे डिड, दे चूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड जहाँ पर अगर पेड़ भी होते थे तो दे यूजुअली बर्न दीज ट्रीज. तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर आग लगाते थे. दिस एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न. काटो और जलाओ, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. जब ये जल जाता था, राख बन जाती थी, तो फाइनली ये क्या करते थे, उस राख को फिर फैलाते थे एंड दे डिड एग्रीकल्चर. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक टाइम पे किया. नाउ दे लेफ्ट दिस ट्रैक्ट ऑफ लैंड, इसको फिर एग्रीकल्चर नहीं करते थे. नाउ दे वर लुकिंग फॉर द डिफरेंट ट्रैक्ट ऑफ लैंड जहाँ पर ये फिर से इसी तरह का एग्रीकल्चर कर सके. नाउ दिस एग्रीकल्चर इज नोन एज स्लैश एंड बर्न, और वी कैन से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जहाँ पर एक ही जगह एग्रीकल्चर नहीं करते हो. यूजुअली शिफ्टिंग काइंड ऑफ एन एग्रीकल्चर was practiced in the forests, जहां पर लोगों के पास ऐसा abundance में लैंड अवेलेबल नहीं था, या लैंड था भी तो वहां पर फॉरेस्ट जो है, प्लांट्स एंड जो ट्रीज वगैरह है वो वहां पर होते थे. नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड द नोमैडिक लाइफस्टाइल और दोज पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट्स. नाउ आज हम जो बात कर रहे हैं वो है फॉरेस्ट्स एंड द ट्राइब्स की. नाउ यू शुड नो दैट फ्रॉम द इंसेप्शन हम देख रहे हैं, पहले से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग थे, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी जिन्होंने जंगलों में ही रहना पसंद किया बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स. जैसे वो एकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे बाहर की सोसाइटीज़ के साथ, या जो है ऐसे लोग थे जिनको लेस मीन्स थे, जिन्होंने कूप अप नहीं किया विद द पैसेज ऑफ टाइम. जो चेंजेस आ रही थी सोसाइटी में उनसे कूप अप नहीं किया और वह एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी रह गए. या दूसरे रीजंस भी है, उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने कल्चर के हिसाब से अपने फॉरेस्ट, उनको प्रिजर्व करने के लिए, लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट में रहना पसंद किया. ना देयर वुड बी नंबर ऑफ रीजंस फॉर व्हाई दे चूज टू लिव इन द फॉरेस्ट, बट यहाँ हम देखते हैं फ्रॉम द इंसेप्शन, पहले टाइम से ही लोग जो हैं फॉरेस्ट में, कुछ ट्राइब्स जो हैं, कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो रहना पसंद करते हैं. और दे हैव देयर ओन लाइफ स्टाइल, उनका एक अपना तरीका है, कल्चर है, लैंग्वेज है,
और रस्म रसूमात जो होते हैं वो उनके अपने हैं। नाउ अगर हम मिडीवल पीरियड में इस टाइम पीरियड जब व्हेन मुगल स्टेट वाज देयर उस टाइम पीरियड की बात करें, वहां पर भी हम देखते हैं देयर वर नंबर ऑफ ट्राइब्स हु वर लिविंग इन द फॉरेस्ट्स, तो वहां पर फॉरेस्ट में भी रहते थे। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल स्टेट and those who were at the helm of affairs in the peasantry or zamindars. We discussed the relationship between the peasants, zamindars and the Mughal state. जब हम sedentary की बात कर रहे थे, जो एग्रीकल्चर में कल हमने थोड़ा लैंड रेवेन्यू का देखा था, किस तरह से जो उनको टैक्स वगैरह देने पड़ते थे ना, उनका रिलेशनशिप तो पता चल जाता था कि मुगल स्टेट रिक्वायर्ड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, उनसे लैंड रेवेन्यू चाहिए था, टैक्सेस चाहिए थे, तो इस सूरत में उनसे लिया जाता था। नाउ व्हाट वाज द रिलेशनशिप between the Mughal state or the zamindars and the forest dwellers, those who were living in the forests? अब उनके बीच में क्या था? क्या मुगल स्टेट में उनको अलग छोड़ दिया गया था? क्या उनसे ऐसे कोई चीज़ पेशकश नहीं की जाती थी? क्या वो मुगल स्टेट जो है उनको ये हम कह सकते हैं फ्री छोड़ा था? विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट थिंग। नाउ अगर हम इस चीज़ की बात करें बियॉन्ड सेटल्ड विलेज, तो सेटल्ड विलेज से बाहर जाकर जो यूजुअली जो फॉरेस्ट में रहते हैं, आपको यू माइट नो अबाउट इट, जो उनके जो झोपड़पट्टी काइंड ऑफ होती है, जो हट टाइप बनते हैं, जैसे वो हमेशा के लिए नहीं बनाते हैं, वो मुंह पे होते हैं, इस वजह से कभी कभी वो छोटे छोटे बनाते हैं ताकि दूसरी जगहों पर जाए, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ फूड जो उनका है एक ही जगह पर नहीं होता है। Now, अगर हम उस टाइम की बात करें, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट फॉर ए हिस्टोरियन टू कंस्ट्रक्ट दैट कितना ट्रैक्ट ऑफ लैंड, हाउ हम कह सकते हैं कितना इनका हम देखते हैं फैलाव था, या हम कह सकते हैं जिस तरह से आज हम मेजर करते हैं, the way we measure today the forest lands and those lands which are cultivable, तो इसी तरह से उस वक्त अगर हम मेजर करना चाहे फॉरेस्ट प्रोड्यूस कितना था, फॉरेस्ट लैंड्स कितने थे, इट इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट जॉब ऑफ हिस्टोरियन। नाउ स्टिल वी हैव सम कंटेम्प्रेरी सोर्सेज लाइक आईन अकबरी एंड अदर लोकल ट्रेडिशंस, उनके हिसाब से हम जब उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, वी केम टू नो दैट देयर वाज अराउंड 40% ऑफ एरिया विच वाज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट्स। तो फॉरेस्ट जो थे हर जगह पर थे इंडिया में, नॉर्दर्न साइड से नॉर्थ ईस्टर्न साइड से डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट्स, इवन कि अगर हम ऊपर हिमाचल की बात करें, नेपाल की बात करें, तो वहाँ पर भी हम बहुत, झारखंड है, तो इसके साथ साथ मध्य प्रदेश भी है, बहुत सारे वहाँ पर फॉरेस्ट्स मौजूद थे। तो अराउंड 40% की हमें फिगर मिलती है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट कि एग्जैक्टली कितनी थी, बट में जो हम कह सकते हैं देयर वाज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल इन द 16th सेंचुरी। नाउ इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस में अभी हम देखते हैं दिस इज क्वाइट अ बिग ट्रैक्ट ऑफ लैंड वी कैन से, यहाँ से कुछ न कुछ तो उनको चाहिए ही होता था मुगल्स को, वो इसको ऐसे छोड़ते नहीं। मुगल्स जो थे या जो ज़मींदार थे उस वक्त जो उनसे फ़ायदा लेने वाले थे, दे वुड नॉट लेट इट कि चलो छोड़ो इनको अपने हिसाब से जीने दो, उनको वहाँ से भी कुछ एक्सट्रैक्शन चाहिए थी। नाउ फॉरेस्ट डिवेलपर्स जो है, नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट डिवेलपर्स, इनकी भी हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? इनकी इंफॉर्मेशन भी हमें कंटेम्प्रेरी सोर्सेज जो हैं, मोर स्पेसिफिकली वी डिस्कस अबाउट द आईन अकबरी विच वाज रिटन बाय अबुल फजल, उनकी जो बुक है उनसे हम जब उसके एक्सर्प्ट से जो या दूसरे जो बुक्स हमारे पास उस वक्त की हैं उनसे जब हम देखते हैं, दीज फॉरेस्ट डिवेलपर्स आर टर्म्ड एज जंगली, ओके, जंगली in contemporary texts. But being jungly, however, did not mean an absence of civilization. Rather, it described those who lived from the livelihood from jungles, like उनके पास क्या क्या hunting, gathering, shifting, agriculture ये होता था। Now उनके लिए जो the term which was used for the persons who living in the forests was jungli. Now jungli is a term basically those who gain their livelihood from the forests, उनको हम जंगली कहते हैं। बट इसको हम कह सकते हैं कुछ लेटर, हम कह सकते हैं आज अगर हम किसी को जंगली कहेंगे, it signifies that we consider him as kind of uncivilized, we consider him as that he is unmannered, he is not having the right etiquettes। तो जंगली तमसी वनन उसी को बोलते हैं, ये में इसको इंसातन तनजाइज कर जिसको हमें कोई नीचा दिखाना हो। बट द थिंग इज, ये जंगली इन इट्स सेंस,
in the term itself is not basically any absence of civilization, absence of any or the presence of any uncivilized culture, uncivilized nature. ये तो उस चीज़ की सिग्निफिकेंस नहीं बताता है. बेसिकली ये हमारे ही लेटर पीरियड की कोनोटेशन से हमने इसको नेगेटिव में, जैसे ये भी हम इस चीज़ को भी, इस नोशन को भी तोड़ना है हमें. बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर कॉन्स्टेंटली नोइंग अबाउट डिफरेंट टैबूज विच आवर सोसाइटी इज फेसिंग दीज डेज. नाउ हम इन टैबूज को, इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज को एक एक करके तोड़ रहे हैं. नाउ टुडे व्हाट आई फील कि ये जो हम में ये चीज़ है, इसको आप भी तोड़ोगे, हम भी तोड़ेंगे, वो ये है कि हमने कोई ऐसे वर्ड बना रखे हैं, ऐसी टर्म्स बना रखी हैं, जब भी हमें किसी को नीचा दिखाना हो या किसी को बताना हो कि यू आर नॉट दैट मच कल्चर्ड एनफ, या आप में जो आप कोई गलत काम कर रहे हो, तो हम उसको कोई नाम देते हैं. बट दैट नेम इज द बेसिकली द शेमिंग ऑफ दैट वेरी ट्राइब और दैट वेरी कल्चर. जैसे सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर हम बताऊं मैं, जैसे अश्वनन नॉट टू बी ऑफेंडेड, ये तो है इन पर्सपेक्टिव आप सुनना, मैं जो बात कर रहा हूं, जब हम यूजुअली इस वाले रीजन में, जो हमारे मेन रीजन है कश्मीर के, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास में ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं, ये लिस्कुचान जैसे कोई गलत काम करता है या कहाँ से नीचे देखो, हम बोलते हैं तो शो क्या गुजर हो. अब ये जो गुज्जर का लफ्ज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में क्या आ गया? आप जो है आपने कहा कि ये एक नेगेटिव टर्म है. गुज्जर इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव टर्म. ये वो लोग हैं जिनका कोई तरीका नहीं होता है, दे आर अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, उनको जो है मैनर्स नहीं होते हैं, ये वही लोग हैं. तो तभी आपने इसको गुज्जर बोला. हालांकि उनकी एक कम्युनिटी है, उनका एक कल्चर है, उनकी एक लैंग्वेज है. गोजरी इज बेसिकली ए लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कॉल देम गुज्जर. या गुज्जर बकरवाल इज ए कम्युनिटी जो इनका लिवलीहुड हर्डर्स या जो वहां पर हम देखते हैं पैस्टोरलिज्म पे होता है. नाउ जब आप ये बात करते हैं, यू आर बेसिकली इंसल्टिंग और शेमिंग दोज कम्युनिटीज जो बहुत हार्श कंडीशंस में वहां पर अपना लिवलीहुड गुजार रहे हैं. ना मैंने खुद पर्सनली इनके साथ थोड़ा टाइम भी देखा है, उनको जब कभी कभी मौका मिलता है इन रीजन्स पे जाने का, तो वहां पर हम उनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं बहुत हार्शली, और इनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बहुत हम देखते हैं बहुत हार्श कंडीशंस में वहां सरवाइव करते हैं. और हम उनको क्या कहते हैं, जैसे हमने दूसरी बात भी है मशहूर की है कि अगर जंगलस में कोई गुजर मिले और बालू मिले, पहले गुजर को मारो फिर बालू को, क्योंकि गुजर का कोई भरोसा नहीं. दिस इज अनदर ए काइंड ऑफ नोशन विच वी हैव क्रिएटेड विच इज टोटली रॉन्ग. जो हम जो है इस सोसाइटी में हम सिर्फ नेमिंग जो है, नेम शेमिंग जो है, इस पे हम देखते हैं आज ज्यादा बिलीव करते हैं. हालांकि वी शुड एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग दीज टर्म्स. ये जो है बिल्कुल एक अच्छे इंसान को, एक मुसलमान को भी हम कह सकते हैं नहीं शोभा देता, नहीं उसको तरीका है कि ऐसे किसी से बात करें. नाउ ये जो जंगली बात आई थी, जैसे जंगली भी हम कहते हैं, चूंकि जंगली, वी आर इंसल्टिंग दोज हु आर लिविंग इन द जंगल्स इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, है ना. तो इन चीजों को हमें समझना चाहिए. नाउ वी आर ग्रोन अप, नाउ यू गाइज आर ग्रोन अप एज वेल एज द टीचर्स, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम दीज थिंग्स. इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हम इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, हम उनको असल में अपने से दूर करते हैं. जैसे मैंने बहुत सुना है, हम जो यूजुअली हमारे दूर जो बॉर्डरिंग साइड जो हमारे, या जो हिली साइड में हमारे जो भाई रहते हैं, चाहे वो गुज्जर हो, बकरवाल हो या दूसरे हो, वो फिर कंसिडर ही नहीं करते हमें अपना. वो फिर अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से रहते हैं. वो फिर कहते हैं दीज कश्मीरीज, फिर हमें कश्मीरी अलग होता है, वो अलग होते हैं. हालांकि वी आर ऑल कश्मीरीज इन अ सेंस. बट ये जो है कल्चरल डिविजन्स जो हम बना रहे हैं, टर्म जो हम इस्तेमाल करें, वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. आई होप दैट फ्रॉम टुडे यू विल नॉट यूज दीज टर्म्स, जंगली, गुज्जर, इस तरह से इसको नेगेटिव सेंस में यूज नहीं करोगे. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट इज द बियॉन्ड, दैट इज द फॉरेस्ट एंड द ट्राइब्स. नाउ जंगली टर्म जो है कंटेम्प्रेरी रिसोर्स में यूज हुई है. इट्स बेसिकली सिग्निफाइज, जंगली टर्म इसलिए इस्तेमाल की गई है, इट बेसिकली वो लोग जिनका सबसिस्टेंस जो है वो जंगल से आता है, दैट्स व्हाई दे आर जंगली. एंड वो क्या है, हंटिंग करते हैं जंगल में, इसी तरह से गैदरिंग होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज जंगली. नाउ यहाँ अगर हम बात करें इनकी जो है, जैसे अगर हम सेडेंट्री लाइफ, जो इससे पहले हमने एग्रीकल्चर की बात की थी, वहाँ पर लोग किस पर सबसिस्टेंस उनका होता था, वो यूजुअली अगर कोई कल्टीवेशन या आर्टिजनल वर्क होता था तो उसमें करते थे.
तो दो क्रॉप्स भी, जैसे रबी एंड ऑटम, रबी एंड खरीफ में वो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते थे, तो वहां पर एग्रीकल्चर ही होता था या कोई आर्टिजनल वर्क होता, जैसे कोई पोटर हो तो पोट्री बनाएगा। लेकिन यहां पर सीजनल काम होते थे। नाउ वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दोज हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट एट दैट टाइम, हम देखते हैं यहां पर एक्टिविटीज जो थी ना, दैट वर सीजन स्पेसिफिक। Now in the forests we see that this activities were season specific. अब season specific क्या होता है? Now season specific is something, जैसे अगर हम बिल्स की बात करें, it was a kind of हम कह सकते हैं एक ट्राइब था, और भी ट्राइब जैसे लोहानीज एक और ट्राइब था। बिल्स की अगर बात करें, इनमें हम देखते हैं स्प्रिंग में क्या करते थे। स्प्रिंग जो है वहां पर ये कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता था उसको कलेक्ट करते थे, जैसे जो भी वाइडली वहां पर उगता था तो उसको इस्तेमाल करते थे, उसको कलेक्ट करते थे, जिसको हम गैदरिंग भी कहते हैं। फॉरेस्ट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या जो है गैदरिंग में वो भी एनिमल्स का रिमेन्स भी आते हैं, वो भी कलेक्ट करते थे, दो फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नाउ समर में क्या करते थे? इन समर ये फिशिंग करते थे। तो सीजन स्पेसिफिक हम देखते हैं समर में क्यों फिशिंग करते थे, क्योंकि वहां पर जो समर में फिशिंग जो है ज्यादा इजी होती थी और समर में ही ज्यादा वहां पर मछलियां इनको मिलती थी, दैट्स व्हाई दे डिड फिशिंग इन समर। अगर हम मॉनसून सीजन्स की बात करें, लेटर पीरियड जहां पर बारिशें ज्यादा होती थी इन फॉरेस्ट में, तो उस वक्त दैट वाज दिस मॉनसून सीजन वाज क्वाइट यूजफुल फॉर कल्टिवेशन। तो इसमें वो क्या करते थे, मॉनसून में ये कल्टीवेशन करते थे। क्या करते थे? कल्टीवेशन, जो ये राइस कल्टीवेट है, दूसरे प्रोडक्ट्स जो दूसरे ये जो क्रॉप्स है वो कल्टीवेट करते थे। एंड इन ऑटम एंड विंटर में हम देखते हैं वहां पर ज्यादा फिर फसल नहीं उगेगी, या जो है दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो भी उगेंगे नहीं, और विंटर में तो ज्यादा ही उनको कुछ नहीं मिलेगा। एंड दैट टाइम ये क्या करते थे? हंटिंग करते थे। ना आपने देखा क्या चार चीजें ये देखते हैं हम। सीजन स्पेसिफिक इज बेसिकली जो जिस टाइम में ज्यादा मिल रहा है उसको वो कर रहे हैं। फॉरेस्ट कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन स्प्रिंग, इन समर दे आर डूइंग फिशिंग, इन मॉनसून सीजन दे आर डूइंग कल्टीवेशन, इन ऑटम एंड विंटर दे आर डूइंग हंटिंग। सो दिस इज बेसिकली द सीजन स्पेसिफिक। नाउ ये उनका ऑक्यूपेशन था, ये इनके काम थे। नाउ इनरोड्स इनटू फॉरेस्ट, नाउ विल बी लुकिंग एट द रिलेशनशिप। नाउ द इनरोड्स, क्यों मुगल्स वहां पर गए, क्यों जमींदार से, क्यों बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस जो थे इनके पास गए, इनसे क्या डिमांड्स रखी, इनको के क्या व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वाज बिटवीन द फॉरेस्ट पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड द मुगल स्टेट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर्ड इन द फॉरेस्ट इन द डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीकों से आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुगल्स जो थे उनकी जो आर्मी थी, उनका जो उस वक्त का कैवलरी हम दे सकते हैं या इन्फेंट्री है, उसमें एक डिमांड होती थी जो उस वक्त वॉर में ज्यादा इस्तेमाल होते थे, दैट वर एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स यहां पर पेशकश की जाती थी इनसे। सबसे पहली बात ये हम देखते हैं, ये जो है स्टेट रिक्वायर्ड elephants for army, so पेशकश levied on forest people, supply of elephants। तो सबसे पहली पेशकश जो इन पर होती थी वो ये होती थी, ये जो elephants इन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा मिकदार में होते थे, तो ये उनको फिर टेम करते थे, फिर वो उनको मुगल्स को देते थे, और मुगल्स यूज देम इन आर्मी। तो आर्मी में ये जो वॉर होते थे उसमें इस्तेमाल किए जाते थे। सो सबसे बड़ी पेशकश क्या होती थी पहले इनसे, वो होते हैं कि आप एलिफेंट्स को हमें भेजो। The elephant was in the great demand, तो एलिफेंट्स की पेशकश होती थी इनसे। नाउ इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जी बात करें, जो इसके साथ साथ अगर कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें, तो जो वहाँ पर डिमांड में होते, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं करते, जैसे जो हमारे सबसिस्टेंस क्रॉप्स होते हैं, राइस, वीट, लेंटल जो हमने वहाँ देखे थे, तो ये तो यहाँ उतना क्रॉप्स नहीं ग्रो करते थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो होते थे जिनकी डिमांड बहुत अच्छी थी, जिनको लोग जो है दूसरी जगहों पर बहुत ज़्यादा मांगते थे। नाउ व्हाट वी सी द स्प्रेड ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। नाउ दिस कमर्शियल एग्रीकल्चर टर्म जो है ये आपको याद, ये मैंने शायद बताया था पिछले लेक्चर में। द कमर्शियल एग्रीकल्चर या कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है जब हम मार्केट के लिए ग्रो करते हैं, जब हम एग्रीकल्चर जो है वो बेचने के लिए होता है। जैसे हमने कॉटन ग्रो किया, इंडिगो ग्रो किया, या दूसरे ऐसे कैश क्रॉप, शुगर केन ग्रो किया, तो वी आर ग्रोइंग देम
ओनली फॉर द मार्केट, अपने लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए। अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में ये होता है कि आप पहले अपने लिए कम ये उगाते हो, उसके बाद अगर उसमें कुछ बचता है यू कैन दैट सोल्ड इन द मार्केट आल्सो, बट इन कैश क्रॉप्स योर ओनली एम इज टू प्रोड्यूस इट फॉर द मार्केट। Now this commercial agriculture was an important external factor. तो ये commercial agriculture एक important external factor था that affected the life of those living in the forests. तो इसी वजह से हम देखते हैं यहाँ के जो लोग थे उनको ज़्यादा इफेक्ट हुआ उस टाइम हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कमर्शियली कुछ ऐसी चीज़ें मिलती थी, कमर्शियल यूज़ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मिलती थी जो ग्रेट डिमांड में थी बाहर लोगों के लिए। नाउ इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें, जैसे यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो यहाँ इन जगहों पर मिलता था दैट वाज इन ग्रेट डिमांड, लाइक फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या थे, लाइक हनी, बी वैक्स, गम लैक, ठीक है, ये तीन चीज़ें जो थी वर इन ग्रेट डिमांड इन द 17th सेंचुरी। अब 17th सेंचुरी में तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एक तो है हनी की, क्योंकि मुगल्स वगैरह जो है उसको भी ज़्यादा कंजप्शन करते थे, उनके खाने पीने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, या जनरल पॉपुलेशन जो वह सेडेंट्री लाइफ में वहाँ बाहर जो लोग रह रहे थे उनको भी ज़्यादा होता था। कभी कभी बाहर भी जाता था, दूसरे रीजन्स में, अफगानिस्तान था साथ में या दूसरे रीजन्स, वहाँ पर भी जाता था। तो हनी जो था वो ज़्यादातर कहाँ, फॉरेस्ट में ही उगता था, तो उस वक्त वहाँ से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। बी वैक्स भी उस वक्त इस्तेमाल होता था। बी वैक्स जो हम देखते हैं यहाँ पर जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे मोमबत्ती वगैरह जो है उसके लिए। यह गम लैक जो है वो भी पर्पस उसका आप देख लें नेट से, व्हाट वर द यूजेस ऑफ बी लैक, बी वैक्स एंड गम लैक जो होते थे उस 17th सेंचुरी में उसके क्या यूजेस होते थे। You came to know about it. Now they were in great demand जब हम देखते हैं 17th सेंचुरी में। इस वजह से जो मुगल्स हैं उन पर यही ज़्यादा होता था, अगर हम कह सकते हैं दबाव काइंड ऑफ, या उनसे जो एक्सट्रैक्शन होता था, दैट वाज द एक्सट्रैक्शन ऑफ these three major प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे ये लिए जाते थे इनसे। तो ये हम देखते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर में हनी, बी वैक्स एंड ये। Now some tribes like Lohanis in Punjab were engaged in overland trade between India and Afghanistan. Now कुछ ट्राइब्स यहाँ पर देखो, लोहानी मैंने अभी बताया था, लोहानी जो पंजाब में थे ये ट्रेड भी करते थे। Now this is a kind of हम कह सकते हैं यूनिक फीचर इन द फॉरेस्ट ट्रेवलर्स। तो ये इन चीज़ों का ट्रेड भी करते थे, जो ये ट्रेड वगैरह इन चीज़ों का होता था, ये ट्रेड करते थे, इंडिया से अफगानिस्तान लेते थे चीज़ों को और वहाँ पर बेचते थे। तो ये इनमें एक चीज़ है लोहानीज का जो ट्रेड वगैरह में करते थे। नाउ अगर हम ये तो हमने देखा कि इनसे क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती थी व्हेन इट कम्स टू द फॉरेस्ट या फॉरेस्ट ट्राइब्स। नाउ सोशल फैक्टर्स जो वहाँ पर थे टू ब्रॉट चेंजेस इन फॉरेस्ट लाइफ, कौन से सोशल फैक्टर्स थे जिन्होंने चेंजेस लाई है हम देखते हैं फॉरेस्ट लाइफ में। तो फॉरेस्ट लाइफ में हम देखते हैं चेंजेस जो है, मेनी ट्राइबल चीफ्स बिकम जमींदार्स एंड वेर इन नीड ऑफ मिलिट्री सपोर्ट एंड रिक्रूटेड पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट्स। सोशल चेंजेस में क्या होगी, कभी कभी ट्राइबल चीफ्स जो होते थे उनको जब कहा जाता था लोकली आप एक आर्मी ऑर्गेनाइज करो, एक जो है ताकि सेफ्टी रहे, उसमें वो रिक्रूटमेंट करते थे। तो रिक्रूटमेंट में हम देखते हैं यूजुअली यही जो लोग होते थे ना फॉरेस्ट्स में, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन किसी जगह होती थी तो उनको फिर रिक्रूट करते थे आर्मी में। तो ये जो लोकल ज़मींदार थे उनका एक कंसिडरेबल एक उनका पावर था, तो इस वजह से लोकल ज़मींदार भी इनको थोड़ा एक्सप्लॉइट भी करते थे और उनके जो पावर्स होते थे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होते थे। नो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो एक और चीज़ जो शायद मैं इससे पहले वो बात कहनी थी वो ये थी कि ये रिप्रेजेंट करता था मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आप देखोगे अब आपकी बुक पर जो है जहांगीर को दिखाया गया है फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पर हंटिंग कर रहे हैं ना। वहाँ पर हंटिंग करना जो है वो हम देख रहे हैं, जो वो हंटिंग कर रहे हैं, हाँ, हंट सिंपलाइज, ये वाला पॉइंट है, हंट सिंपलाइज कंसर्न ऑफ मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हंट जो है ना, हंटिंग करना मुगल्स का एक बहुत अच्छा शौक था, हंटिंग पे जाना। और हंटिंग कहाँ होती है, फॉरेस्ट्स में होती है। तो वहाँ पर भी फॉरेस्ट के जो डिवेलपर्स होते थे, जो भी उनके जैसे हम देखते हैं ये सिंबलाइज करता था मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हंटिंग सीन पेंटेड जो है ना, ये यहाँ पर हम देखते हैं जब वो वहाँ पर जाते थे तो उनके जो भी इश्यूज होते थे, जैसे अगर जहांगीर गया है, दूसरे जो अकबर गया है हंटिंग के लिए, तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स होते थे वो जाते थे, उनसे जो भी शिकायतें होती थी वगैरह वो उनसे करते थे। नाउ दिस डिपिक्ट्स
बेसिकली द कंसर्न ऑफ मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये कंसर्न दिखाना होता था कि हम आपके लिए कंसर्न रखते हैं, आपके जो इश्यूज है वो हम कंसर्न में लाते हैं। तो ये बेसिकली इनको बाइंड रखने के लिए, इनको अपने साथ चलाने के लिए मुगल्स ने यहाँ पर हम देखते हैं हंटिंग में इनके साथ जाते थे। तभी आप देखोगे जब हम यहाँ पर आपकी बुक पर भी जो ये सीन वगैरह दिखाया गया है, हंटिंग सीन, जो बाबर नामा शायद उस बुक पर पेंटिंग बनाएगी, तो उसके बीच में एक एम्परर है जैसे जहांगीर है, उसके साथ में फॉरेस्ट डिवेलपर्स उसके साथ साथ में उसकी हेल्प कर रहे हैं। सो दिस सिग्निफाइज समथिंग द कनेक्शन बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड द फॉरेस्ट डिवेलपर्स लिविंग इन दैट टाइम। नाउ ये जो हमने यहाँ पर फॉरेस्ट सोशल फैक्टर्स को देखा जो वहाँ पर चेंजेस ला रहे थे फॉरेस्ट्स में, तो ये आर्मी की वजह से, कभी कभी लोकल जमींदार को आर्मी जरूरत होती थी तो वो इन्हीं को रिक्रूट करते थे, तो रिक्रूशन में इनका भी बहुत ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन था। दिस वाज वन चेंज। सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज जो हम देखते हैं, न्यू कल्चरल इन्फ्लुएंसेस बिगिन टू पेनिट्रेट इनटू फॉरेस्ट जोन्स। अब नए कल्चरल जो है इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर आ रहे हैं, उनमें जो मोर इम्पोर्टेंट जो एक इन्फ्लुएंस आ रहा है दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम। और उस इस्लाम को फैलाने वाले सूफी सेंट्स हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है ये जो सूफी सेंट्स हैं उन्होंने बहुत एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया है इन द स्लो एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम। तो इन्होंने इस्लाम की एक्सेप्टेंस में, इस फॉरेस्ट में जो इस्लाम को फैलाने में जो मदद की है वो सूफी सेंट्स ने की है, जो हम देखते हैं डिफरेंट रीजन्स में फैला है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट्स एंड द ट्राइब्स, और उनकी कनेक्शन क्या थी, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, उनके कैसे लोग थे। बाबर जो था, बाबर की भी एक बात यहाँ पर मैं फाइनल आप पे बता दूं, बाबर इन फॉरेस्ट डिवेलपर्स को यूजुअली पनाहगाह समझता था। उनके लिए जो ट्रबल मेकर्स होते थे, ट्रबल मेकर्स वो होते हैं जैसे कोई टैक्स नहीं दे रहा है वो जाके छुप जाता था फॉरेस्ट्स में, ऐसे ही कोई किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको अब पनिशमेंट देनी होती थी तो वो फॉरेस्ट में छुप जाता था। तो बाबर जो है इस चीज को एक पनाहगाह समझता था जो भी लोग होते थे पेनल्टी से बचने के लिए। नाउ फॉरेस्ट का भी अपना कंट्रीब्यूशन था उस टाइम पे, फॉरेस्ट ने भी अपना रोल प्ले किया था प्रोडक्शन में, और वो जो लोग वहां पर थे उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस वक्त की इकोनॉमी को डेवलप करने में। Now this was all about today. Inshallah tomorrow we'll be discussing about one more important figure, that is zamindars के बारे में बात करेंगे। Till then, if you have any question, any query regarding this lecture, you can ask in the comment section. Till then, stay safe and take care of yourself.